नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल और अब तक की सभी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे इस खास बुलेटिन में। पंजाब में इन दिनों सियासी उठापटक लगातार जारी है। पहले कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल पर खालिस्तान के बहाने हमला बोला, उसके बाद अब बीजेपी विश्वास के बहाने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर जमकर हमला बोल रही है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। कुमार विश्वास के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए ठाकुर ने कहा कि आपका मतलब अरविंद एंटी पंजाब। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों में सत्ता की भूख होती है। अरविंद केजरीवाल पंजाब आकर झूठ बोलते हैं। इसे पसंद ना आया दिल्ली सरकार का ताज, सपना देखे खालिस्तान बनाने का, करना चाहे राज। जिसे पसंद ना आया दिल्ली सरकार का ताज, सपना देखे खालिस्तान बनाने का, करना चाहे राज। कुछ ऐसे लोग जो सत्ता की भूख जिनकी कम नहीं होती, लेकिन उसके पीछे जिस तरह के मंसूबे पाले हुए हैं वो देश और पंजाब के हित में नहीं है। जिसे पसंद ना आया दिल्ली सरकार का ताज, सपना देखे खालिस्तान बनाने का, करना चाहे राज। जिसे पसंद ना आया दिल्ली सरकार का ताज, सपना देखे खालिस्तान बनाने का, करना चाहे राज। कुछ ऐसे लोग जो सत्ता की भूख जिनकी कम नहीं होती, लेकिन उसके पीछे जिस तरह के मंसूबे पाले हुए हैं वो देश और पंजाब के हित। कुमार विश्वास के अरविंद केजरीवाल को लेकर दिए गए बयान के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। पंजाब विधानसभा के मतदान में 40 घंटे से भी कम का वक्त अब बचा है और कुमार विश्वास के बयान को लेकर वार पलटवार जारी है। कुमार विश्वास के लगाए आरोप पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया है। उन्होंने सभी दलों के नेताओं को एक साथ आड़े हाथ लिया। सीएम केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी, प्रियंका गांधी, चन्नी साहब समेत तमाम नेता केजरीवाल के खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं और एक ही भाषा में झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर और बीजेपी पर दोनों पर सवाल उठाया। सुनिए जरा। मोदी जी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, चन्नी साहब, सुखबीर बादल, कैप्टन अमरिंदर, सिद्धू, ये सारे इकट्ठे हो गए हैं और सारे ये क्या कह रहे हैं? पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ ये क्या आरोप लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से केजरीवाल देश के 2 टुकड़े करने का एक प्लान बना रहा है, षड्यंत्र बना रहा है कि देश के 2 टुकड़े करेंगे और उसमें से एक टुकड़े का प्रधानमंत्री मैं बन जाऊंगा। मतलब ये तो कॉमेडी है, ये तो हंसने वाली बात है। ये हो सकता है क्या? 10 साल से केजरीवाल एक प्लान बना रहा है कि देश के 2 टुकड़े करूंगा और मैं उसमें से एक का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ ये तो इसका मतलब मैं बहुत बड़ा आतंकवादी हो गया। तो ये इनकी सारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही थी? पिछले 10 साल में 3 साल तो कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस वालों ने क्या किया? सो रहे थे वो लोग। 7 साल से बीजेपी की सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है। मोदी जी ने क्या किया? मेरे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इनकी एजेंसीज क्या कर रही थी अभी तक? तो ये ऐसी हास्यास्पद बात है जिसको मतलब सुन के ही हंसी आती है। और शायद मैं दुनिया का सबसे स्वीट आतंकवादी होऊंगा जो लोगों के लिए अस्पताल बनवाता है, लोगों के लिए स्कूल बनवाता है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेजता है। आज तक तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई आतंकवादी पैदा नहीं हुआ जो सड़कें बनवाता है, पानी बनवाता है, बिजली ठीक करता है, लोगों को बिजली फ्री देता है, लोगों की सेवा करता है। ऐसा तो आतंकवादी आज तक कभी पैदा ही नहीं हुआ। कुमार विश्वास के बयान से पंजाब की सियासत में भूचाल आ गया। कुमार विश्वास ने केजरीवाल का नाम लिए बिना उन पर पंजाब के मुख्यमंत्री या एक स्वतंत्र राष्ट्र खालिस्तान के प्रधानमंत्री बनने की चाह रखने का आरोप लगाया। उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए सुनाते हैं आपको। उस आत्ममुक्त इंसान के कुछ चिंटू बोल रहे हैं जो हमारे खून पसीने से बनी हुई सरकारों के बाद आए हैं, है ना, मलाई चाटने।
उन चिंटुओं से कहना अपने आका को भेजो। अगर औकात है ना तो आए सामान लेके, मैं भी सामान लेके आता हूं। इस देश को पता चले कि तुम क्या कहते थे, क्या सुनते थे, तुम्हारे मैसेज क्या है, तुमने बोला क्या है, पता तो चले इस देश को। आ जाए एक दिन, किसी भी जगह पे आ जाए, आपके उस पे आ जाए, किसी चैनल पे आ जाए, किसी चौराहे पे आ जाए, दुनिया को बुलाते हैं और चैनल्स को धमकी देते हैं कि दिखाएंगे नहीं। ये क्योंकि मैं आपके सामने बता रहा हूं, मैं 2 चैनलों का गवाह हूं, जिन चैनल के 2 पत्रकारों ने बड़े बड़े इंटरव्यू लिए थे दिल्ली चुनाव से पहले। मैंने उनसे पूछा कि तुमने क्यों नहीं पूछा ये सवाल कि राज्यसभा की सीटें कैसे बेची, तुमने क्यों नहीं पूछा किसान आंदोलन पे सवाल, तुमने क्यों नहीं पूछी इन बातों पे। तो उन्होंने कहा नहीं, हमको मना किया गया था ऊपर से कि भाई ये मत पूछो, क्योंकि जब आप इतने इतने करोड़ों के पैकेज दोगे चैनल्स को तो उनमें डील ही होती है। अभी कल परसों में चैनल्स के इंटरव्यू देख रहा हूं, इतनी बड़ी बात चले, लेकिन चैनल सवाल नहीं पूछ रहा उनसे कि भाई उसने ये कहा, इस पर। पंजाब चुनाव से पहले पीएम मोदी ने दिल्ली में देश के प्रख्यात सिखों को अपने घर बुलाकर सम्मानित किया। इस दौरान दिल्ली गुरुद्वारा सिख कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद थे। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले पीएम की ये पहल काफी अहम मानी जा रही है। बता दें कि 20 फरवरी को पंजाब में सभी 117 सीटों के लिए चुनाव होगा। बीजेपी इस चुनाव में अमरिंदर सिंह की पार्टी के साथ गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है। वहीं साल 2008 में गुजरात के अहमदाबाद में हुए सीरियल बम धमाकों के मामले में 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में 70 मिनट के भीतर 56 लोगों की जान चली गई थी और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। अदालत में 13 साल से भी ज्यादा समय तक चले इस मामले में पिछले सप्ताह 49 लोगों को दोषी ठहराया गया और 28 अन्य को बरी कर दिया गया था। आपको ये भी बता दें कि अदालत ने 77 आरोपियों के खिलाफ पिछले साल सितंबर में मुकदमे की कार्रवाई खत्म की थी। विचाराधीन 78 आरोपियों में से एक सरकारी गवाह बन गया। पुलिस का दावा है कि आरोपी आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े हैं। आरोप था कि इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों ने 2002 में गोधरा दंगे का प्रतिशोध लेने के लिए बम धमाके की साजिश रची थी। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए इस पूरे मामले के बारे में बताते हैं कि आखिर अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामला क्या था। 38 दोषियों को इस मामले में फांसी की सजा सुनाई गई है। आईपीसी 302 यूएपीए के तहत फांसी की सजा इन 38 आरोपियों को सुनाई गई है। 11 दोषियों को ताउम्र जेल की सजा है, यानी कि जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक वो जेल के अंदर ही रहेंगे। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में कुल 78 आरोपी थे, जिनमें से एक सरकारी गवाह बन गया था, जिसके बाद 77 आरोपी रहे। 7015 पन्नों में सजा का ऐलान हुआ है। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादियों पर ब्लास्ट करने का आरोप था। ये तमाम अपडेट आपको बता रहे हैं। 26 जुलाई 2008 अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट हुआ था, जिसको लेकर अब फैसला आया। 70 मिनट तक सीरियल ब्लास्ट से अहमदाबाद पूरे तरीके से दहल गया था। सीरियल ब्लास्ट में 56 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। सीरियल ब्लास्ट आखिर क्या था, जिसमें 78 आरोपी थे, जिनमें से एक सरकारी गवाह बन गया, तो 77 आरोपी रह गए, जिनमें से 49 को 8 फरवरी को दोषी करार दे दिया गया।
वहीं कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब का मुद्दा लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। अलीगढ़ धर्म समाज डिग्री कॉलेज में छात्रों ने हिजाब के विरोध में भगवा चोला ओढ़कर कैंपस में विरोध जताया और उसके बाद एक ज्ञापन देकर कॉलेज कैंपस में बुर्का बैन की मांग की थी, जिसके बाद अलीगढ़ में भी राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिली थी। आनन फानन में कॉलेज प्रशासन ने कॉलेज कैंपस में बुर्का गमछा बैन करते हुए ड्रेस कोड लागू करने का नोटिस चस्पा कर दिया, जिसके बाद इसके लेकर अलीगढ़ का छात्रों का जो संगठन है उसके बीच में काफी कौतूहल देखने को मिला। कर्नाटक के उडुपी में सरकारी इंटर कॉलेज में पहली बार 6 मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब पहनकर क्लास अटेंड करने की मांग की थी। पिछले कई सालों से ये छात्राएं यहां पढ़ाई कर रही थी, लेकिन अचानक इन्होंने हिजाब पहनने की मांग शुरू कर दी थी। इसी के साथ ये पूरा विवाद शुरू हो गया। आर्य समाज कॉलेज के प्रिंसिपल ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर, सुनिए जरा। देखते हुए जो क्लास भी चल रही है, साथ साथ एग्जामिनेशन भी चल रहा है, तो कुछ विद्यार्थी कॉलेज में चेहरा ढक करके जो आ रहे हैं उसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्हें बताया जाएगा कि इस तरीके से विद्यार्थियों का अगर वो कॉलेज में पढ़ने आते हैं तो उनका चेहरा तो खुला होना चाहिए। यही मेन प्रॉब्लम है इस समय कॉलेज में, तो उसे हम चीफ प्रॉक्टर से मिल करके हमने योजना बनाई है, नोटिस चस्पा कर दी गई है और उसे जल्दी से जल्दी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सर हिजाब या भगवा गमछा बैन किया जा रहा है? नहीं, कॉलेज कैंपस में हाँ एक तरीके से बैन तो नहीं किया जा रहा है, पर बच्चों को समझाएंगे। कॉलेज के अंदर बैन है, ठीक है, कॉलेज के अंदर तो बच्चों को इस तरीके से हिजाब लगाना या भगवा पहनना ये अलाउ नहीं। देखते हुए वहीं रोहतक में रेलवे कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ हुंकार भरी है। इतना ही नहीं, कर्मचारियों ने केंद्र को सरेआम चेतावनी दे दी है। चेतावनी देते हुए कर्मचारियों ने कहा कि सरकार जल्द लंबित पड़ी मांगे माने नहीं तो कर्मचारी जन आंदोलन करेंगे। कर्मचारियों का केंद्र सरकार पर यह भी आरोप है कि सरकार रेलवे की संपत्ति बेचना चाहती है और कमीशन कमाना चाहती है। वहीं कर्मचारियों ने कहा कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन सरकार की मंशा पूरी नहीं होने देगा। आपको बता दें कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महामंत्री एससी मिश्रा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत सरकार की वित्त मंत्री की तरफ से कहे अनुसार सरकार रेलवे की संपत्ति बेचना चाहती है और जिससे उन्हें मोटा कमीशन मिल जाए, लेकिन ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन इससे हरगिज नहीं होने देंगे। इसके विपरीत अगर सरकार रेलवे की संपत्ति का व्यवसायीकरण करती है तो फेडरेशन उस पर कोई आपत्ति नहीं करेगी। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि पुरानी पेंशन बहाली, काम के घंटों में सुधार और पदोन्नति प्रक्रिया में सुधार के लिए रेलवे में खाली पड़े पदों की भर्ती आदि को मिलाकर फेडरेशन की तमाम जो मांगे हैं उनको सरकार जल्द ध्यान दे, नहीं तो फेडरेशन जन आंदोलन करने को मजबूर होगी। ऐसे मिश्रा ने आज रोहतक में यूनियन कार्यालय के उद्घाटन के दौरान प्रेस वार्ता में करते हुए ये जानकारी दी है। आज यहाँ पर रोहतक में नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के यूनियन कार्यालय का उद्घाटन है, उसमें मुझे आने का मौका दिया हमारे साथियों ने। और आज जो रेलवे के सामने सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि जो हमारे वित्त मंत्री ने मोनेटाइजेशन की घोषणा की है कि हम 1,52,000 करोड़ रुपए रेलवे का 26% संपत्तियों को बेच करके मोनेटाइज करेंगे। उनमें स्टेडियम है, रेलवे लाइन है, हमारा टीआरडी है, रेलवे स्टेशन है, कॉलोनियाँ हैं, तो इस सब के खिलाफ हम लोग हैं। हमने माननीय रेल मंत्री से बात की है, उन्होंने कहा कि हम इस अंधी दौड़ में शामिल नहीं होंगे और निश्चित तौर पर कुछ भी करने से पहले यूनियन से, फेडरेशन से बात करेंगे। लेकिन इसके बावजूद हमने सारे देश में तमाम बड़े रेलवे स्टेशनों पर रेल बचाओ देश बचाओ समितियों का निर्माण किया है और उसमें खाली रेल कर्मचारी ही नहीं है, तमाम दूसरी यूनियन शामिल हैं, किसान यूनियन शामिल हैं, हमारे उपभोक्ता शामिल हैं। उन सबको लेकर के आने वाले समय में अगर आवश्यकता पड़ेगी सरकार कुछ ऐसा करेगी। दहेज के लिए बेटियों को जिंदा जलाने वाले दरिंदों के लिए रोहतक जिले का एक हार्डवेयर इंजीनियर ने दहेज में मिल रहे 11 लाख नकद और बड़ी गाड़ी को वापस लौटाकर एक मिसाल पेश की है। आपको बता दें कि नकदी और गाड़ी लेकर मंगनी करने आए ससुराल पक्ष के लोगों को यकीन तक नहीं हुआ कि ऐसा भी कोई हो सकता है। इसी को लेकर लोगों के सामने इंजीनियर ने दहेज प्रथा का खंडन कर नई मिसाल पेश की है। मानसिक जो है वो भावनाएं दोनों बच्चों के अंदर फर्क डालता है, इसलिए दहेज न होती है। आशीष कहाँ के रहने वाले हो? मोखरा पाना केड़ी।
अच्छा आशीष, आप क्या काम करते हो? मैं MNC में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर हूँ। अच्छा आशीष, ये बताएं कि आपकी शादी है और रिश्ते वाले आए, आपने सुना है कि दहेज वापस लौटा दिया, क्यों, ऐसा क्यों? दहेज एक गलत प्रथा है जिसके खिलाफ हम सबको एक आवाज़ उठानी चाहिए और इसकी शुरुआत बाकी लोगों ने भी की है, हमने भी उसमें साथ दिया है ताकि इस प्रथा को हम ख़त्म कर सकें। क्या दे रहे थे आपको वो इस लड़के वाले? जो सुनने में आया था, उन्होंने नगद 11 लाख रुपए दिए थे और एक होंडा वेन्यू गाड़ी दी थी, जो कि हमने उन्हें वापस कर दी। क्यों? जब दहेज ही नहीं लेना तो उसका वो नहीं आएंगे ना, वो दहेज ही हो गया वो भी, तो हमें वो नहीं चाहिए। तो वो तो कह रहे थे कि अपनी बेटी को दे रहे हैं हम। नहीं, बेटी को हम देंगे ना, अब वो हमारी होगी ना, तो उसको जो चाहिए वो हम अपने घर से देंगे। आशीष। लखनऊ में मतदान होना है, जिसको लेकर प्रत्याशियों ने घर घर जाकर मतदाताओं के बीच प्रचार अभियान तेज कर दिया है। जगह जगह नुक्कड़ सभाएं आयोजित हो रही हैं। लखनऊ मध्य से बीएसपी प्रत्याशी भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान FM न्यूज संवाददाता ने आशीष चंद्रा से खास बातचीत की है। उन्होंने बताया कि विदेश में पढ़ाई करने के बाद भी उनका मन समाज की सेवा में लगा हुआ है, इसीलिए वो चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता के आशीर्वाद से विजयी होकर मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है। क्या कुछ और कहा है वो भी सुनिए जरा। उत्तर प्रदेश में चुनाव लगातार सरगर्मी बढ़ती जा रही है। देखने वाली बात यह है कि जैसे जैसे लखनऊ में वोटिंग की तारीख नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे प्रत्याशी जनसंपर्क अभियान तेज कर चुके हैं। इसी कड़ी में लखनऊ मध्य से हमारे साथ मौजूद हैं आशीष चंद्रा, जो कि बीएसपी से प्रत्याशी हैं। आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह का चुनाव चल रहा है, क्या तैयारियां हैं। आशीष जी, आपका FM न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या तैयारियां हैं सर? सर, अब चुनाव बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे है, तैयारी पूरी हम लोगों की है। एक एक कार्यकर्ता हमारा बिल्कुल हुंकार भरे हुए हैं, हामी भरे हुए हैं और बहुत जितना भी हमारा कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ा है वो बहुत कर्मठ है और बहुत मेहनत कर रहा है पूरी तैयारी से। और हम लोग जो है इसका जो आपको रिजल्ट है ये 10 मार्च को दिखाई पड़ेगा। विदेश से पढ़ाई करने के बाद सबसे युवा प्रत्याशी हैं, कैसे इस तरफ रुझान हुआ, कैसे राजनीति में आए? राजनीति में तो सर हम जुड़े हुए हैं मान के चलिए 20 साल से, लेकिन पढ़ाई करने के बाद, बाहर से आने के बाद में हमने नौकरी भी करी। नौकरी करने के बाद में जो ये समाज सेवा और देश प्रेम की भावना है, इसको हम अपने अंदर से निकाल नहीं पाए और इसी के कारण जो है हम मान के चलिए अब पिछले 2017 से फिर से जो है लोगों के बीच में आए और लोगों का प्यार और आशीर्वाद बराबर मिल रहा है और उनके साथ हम जुड़े हैं। क्या उद्देश्य है, कैसे जनता को क्या अपील करना चाहेंगे आप? जनता से बस ये अपील करना चाहेंगे कि 23 फरवरी को होने वाले चुनाव में भारी से भारी बहुमत से बहन जी को विजयी बनाएं और बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएं। ये थे हमारे साथ आशीष चंद्रा, जो कि लगातार जनसंपर्क अभियान तेजी से करते जा रहे हैं। FM न्यूज़ से नीरज श्रीवास्तव, लखनऊ। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।